हाय, मैं नितिन कुमार। आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो संविधान के प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कि संविधान निर्माण किया, उस संविधान की यदि बात की जाए, हम उससे जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो एक संक्षिप्त रूप में कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना के अंदर या उद्देशिका के अंदर लिखा हुआ है। तो समझिए कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये एक तरीके का क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब संक्षिप्त में एक तरीके से आप देखिए तो पूरे संविधान के अंदर क्या कुछ दिया गया है उसको एक संक्षिप्त रूप में इस जगह पे बताया गया है। और ये क्या करता है कि एक नियमावली के रूप में है, और ये देखिए कि एक तरीके का सिद्धांत को भी दिखलाता है। पूरे के पूरे संविधान के अंदर जो फिलॉसफी रही है, दर्शन रहा है, उसको भी दिखलाता है। तो ये किसी भी किताब के जो प्रीफेस होते हैं या प्रस्तावना होती है उसी जैसा ये भी होता है। तो पहली बात तो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा पहले समझ ले, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक जो इसके शब्दावली है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए कि बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। मतलब हम संविधान से क्या हासिल करना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारी जो लिखित संविधान है, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, लिखित और अलिखित दो तरीके के संविधान होते हैं। लिखित संविधान में चीज़ें क्या होती है, संहिताबद्ध होती है, यानी कि उसको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है। अलग अलग जो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं उसको देखिए कि ये टेक्स्ट है of the main objective which the constituent assembly intended to achieve। तो जो संविधान सभा जो कुछ भी हासिल करना चाहती थी उस पूरे के पूरे उद्देश्य को उद्देशिका के अंदर लिखा गया है या प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। अब देखिए ये आगे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको ये बताएगा कि ये नेशन आखिर किस चीज़ के लिए है, ये राष्ट्र है किस चीज़ के लिए, हम इस राष्ट्र से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगले जनरेशन को इसी उद्देशिका से ये पता चलेगा। ठीक है, तो व्हेन एंड हाउ फ्री लैंड स्टार्टेड एंड व्हाट दिस नेशन स्टैंड फॉर। तो ये आपको ये बताता है कि आखिर जो ये जस्ट मिनट हाँ, तो आखिर ये जो फ्री लैंड है, बिल्कुल स्वतंत्र जो राष्ट्र है, कब ये स्वतंत्र हुआ और साथ में ये किस चीज़ के लिए आखिर है, वो बताएगा आपका क्या, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में ये कहा है कि यदि संविधान और संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को जानने की कोशिश की जाए तो उस पूरे मन मस्तिष्क को खोलने के लिए एक कुंजी की या की ज़रूरत होती है, और वो की कौन है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत दफ़े जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करती है कि संविधान की व्याख्या देने के लिए प्रस्तावना का सहारा लेती है। किसका सहारा लेती है? प्रस्तावना का। और बहुत बार नियमों का जो पुनरावलोकन किया जाता है उसके लिए भी प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब देखिए कि समझिए कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टर्मिनस विद द आइडियल्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब हमारे संविधान का जो दर्शन है वो वैसा ही है और उतना ही है जितना कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय में जो फिलॉसफी रही थी, उसी चीज़ को एक तरीके से देखिए तो इसमें क्या किया गया है, इनकलकेट किया गया है, समाहित किया गया। और इसकी जो शुरुआत हुई वो ऐतिहासिक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया, किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 को। अब ये आपके लिए पीटी का सवाल हो सकता है प्रिलिमिनरी के अंदर, और विथ लिटिल वर्बल मॉडिफिकेशन अल्टीमेटली, और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। जो 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए, और अल्टीमेटली और अंततः यही हमारे संविधान का क्या बना?
प्रस्तावना बना। अब देखिए एक्चुअल में इस पूरे के पूरे प्रस्तावना की जो शब्दावली को देखें तो उसमें क्या कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व, ठीक है, हम भारत के लोग एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम भारत को क्या बनाएंगे, संप्रभु राज बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष, और इसके बीच में फ़र्क है हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में लोकतांत्रिक होगा और गणतंत्र होगा। और ये सारा कुछ क्यों होगा, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं। और जस्टिस भी कैसे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इसके अलावा हम स्वतंत्रता चाह रहे हैं किसके, थॉट्स की, यानी कि सोचने की, अपनी अभिव्यक्ति की, ठीक है, और हम किसी चीज़ पे जो विश्वास कर सकें उसके ऊपर, ठीक है, और साथ में हमें पूजा पद्धति की क्या है, आज़ादी है। ये सारा लिबर्टी इसके अंदर दिया गया। फिर बात आती है इक्वालिटी, और साथ में बात किसकी की जा रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, मतलब जो लोगों की जो समाज में स्थिति है वो क्या हो, समान हो, और लोगों को समान क्या मिले, अवसर मिले, और साथ में वो इस चीज़ को क्या कर पाए, प्रमोट भी कर पाए आगे भी। इसके अलावा जो चर्चा की जा रही है इसमें फ्रेटर्निटी की, यानी कि भाईचारे की, किसकी, भाईचारे की। और भाईचारा तो तब हो पाएगा जब समाज के एक इंडिविजुअल के द्वारा दूसरे इंडिविजुअल की क्या की जाएगी, इज्जत की जाएगी। तो इंडिविजुअल डिग्निटी की भी बात की गई है, व्यक्तिगत मान सम्मान की भी बात की गई है, और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखी जाए, ठीक है। और फिर ये दिया गया, जो अंतिम लाइन देखें क्या है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब इस डेट को याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको क्या किया, अंगीकार किया, ठीक है, और अपने आप को लोगों ने दिया। ध्यान देना कि उद्देशिका से हमें ये पता चलता है कि जो एक तरीके से देखिए कि जो सर्वोच्च स्थान भारत में किसको है, भारत की जनता को है, क्योंकि संविधान भारत की जनता के द्वारा दिया जा रहा है और जनता के लिए दिया जा रहा है। दोनों ही बातें हैं, मतलब देने वाला भी कौन है, तो भारत का जो नागरिक है, ठीक है, और उसको स्वीकार करने वाला भी कौन है, तो भारत का नागरिक है। ये बात समझ में आ गई। इसमें आपको दो चीज़ बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत थी कि सबसे पहले तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के समक्ष क्या रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया भारत के संविधान के उद्देशिका के रूप में। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ आप ये जानें कि प्रश्न ये, वैसे तो हम इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत के संविधान के अंदर जो उद्देशिका दी गई है उसमें संशोधन या बदलाव किया जा सकता है? हाँ, बदलाव ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन आपको जैसे कि पता होगा कि बदलाव के 3 तरीके होते हैं। इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ माइनस कर दिया जाए, या इसके अंदर कुछ चेंज की जाए, ठीक है, इसके अंदर क्या की जाए, कुछ चेंज की जाए। तो अब देख लीजिए कि ये दो हिस्से तो नहीं किए जा सकते, इसमें आप कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद उसको हटा नहीं सकते। क्लियर है पॉइंट? तो अब क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1976 में आया। और किनके प्रधानमंत्रित्व काल में, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि बाद में हमारा क्या बना, संविधान का प्रस्तावना बना, उसमें 3 शब्द जोड़े गए और काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं, और ये न जाने कितनी दफ़े एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया। और वो शब्द कौन कौन से हैं?
सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी कि पंथनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी कि एकता की बात की जाए। तो फिर से मैं दोहराऊं कि 1976 में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था या 42वां संविधान संशोधन जिसे कहते हैं, उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। वो कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। चलिए अब देखिए आगे इसमें समझते हैं कि है क्या। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि नेचर ऑफ द प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का जो स्वभाव है वो है क्या। ठीक है, पहली बात, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात की जाए, ठीक उसी ढंग से मैं आपको बताऊं कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल का कहने का मतलब यदि प्रस्तावना का कहीं उल्लंघन होता है तो ये नहीं कि हम उसको लागू करवा सकते हैं। जैसे देखिए कि यदि अंडर आर्टिकल 12 to 35 क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट दिया गया। ध्यान देना, क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट दिया गया। और फंडामेंटल राइट का यदि उल्लंघन होता है, क्लियर, तो आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता, और आर्टिकल 226 के तहत कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। और 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं? 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, और उस एग्राइव्ड पर्सन को या पीड़ित व्यक्ति को क्या दिया जाता है? राहत दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक उसी ढंग से प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसको भी हम लागू नहीं करवा सकते। ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि कोर्ट में इसको क्या नहीं करवाया जा सकता है? लागू नहीं करवाया जा सकता। जस्ट ओके। तो अब देखिए दूसरा हिस्सा है, कैन नाइदर प्रोवाइड एनी सब्सटेंसिव पावर डिफिनिट एंड द रियल एंड द 3 organs ऑफ द स्टेट नॉर लिमिट द पावर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को समझिए कि अब जस्ट मिनट देखना, इसमें आपको जो समझने लायक बात है कि ये कोई सब्सटेंसिव पावर नहीं देता। सब्सटेंसिव मतलब एक बहुत कोई शक्ति नहीं देता किसी ऑर्गन ऑफ द स्टेट को या गवर्नमेंट को। देखिए ऑर्गन ऑफ द स्टेट की यदि बात की जाए तो ध्यान देना कि ऑर्गन ऑफ द स्टेट, एक तो एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। क्लियर? तो ना एग्जीक्यूटिव को, ना लेजिस्लेचर को, ना जुडिशरी को, किसी को भी ये कोई सब्सटेंसिव पावर यानी कि कोई अतिरिक्त या बहुत शक्ति देता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे ना कोई शक्ति मिलती है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को, ना इससे कोई शक्ति ली जाती है, यानी कि ना इसको लागू करवाया जा सकता है, ना दूसरी तरफ आप देखिए तो ये किसी तरह का कोई पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी को देता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए कि नेक्स्ट कहा जा रहा है, तीसरा पॉइंट इसमें समझें आप कि कैन नॉट ओवररीड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट लेटर शैल प्रिवेल। अब देखिए कि संविधान के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी की यदि बात कर ली जाए, तो अब आप ये समझिए कि यदि उसके अगेंस्ट में जाते हुए प्रियम्बल है या प्रियम्बल के अगेंस्ट में जाते हुए कोई संविधान का कोई भी प्रोविज़न है,
तो संविधान का प्रोविजन क्या होगा, वो लागू रहेगा। ध्यान देना, संविधान का प्रोविजन लागू होगा, ना कि प्रियम्बल लागू होगा। यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जाए कौन, एक तरफ प्रियम्बल और दूसरी तरफ स्पेसिफिक प्रोविजंस जो है किसके, संविधान के, तो चलेगी किसकी, स्पेसिफिक प्रोविजन की, ना कि प्रियम्बल की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये समझें कि क्या दिया, लिमिटेड रोल सर्व्स फॉलोइंग पर्पस। अब इसका रोल क्या क्या है, पहला तो देखिए कि इंडिकेट सोर्सेस, ये बताता है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीपल ऑफ इंडिया, मैंने शुरुआत में ही बताया कि संविधान किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के लोगों के द्वारा। किसको दिया जाता है, तो भारत के लोगों को। अब देखिए वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर, यानी कि इसके उद्देश्य की बात करें और मूल्यों की बात करें तो देखिए व्हिच कंस्टिट्यूट सिक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, ठीक है। अब ये बताता है कि भाई भारत के संविधान के द्वारा हम कौन से मूल्यों को या कौन से उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं, वो इस प्रियम्बल के अंदर दिया गया है। अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि इट एड्स इन द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर लैंग्वेज फाउंड एम्बिगुअस। अब देखिए एक चीज़ तो आप समझिए कि स्पेसिफिक प्रोविज़न हो, ध्यान देना, स्पेसिफिक प्रोविज़न हो और प्रस्तावना या प्रियम्बल हो और दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ जाए, कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाए, तो चलती स्पेसिफिक प्रोविजंस की है। लेकिन यदि स्पेसिफिक प्रोविज़न के अंदर कोई एम्बिग्यूटी या संदेह जैसी स्थिति हो, तो उस संदेह का निवारण भी संविधान के प्रियम्बल के द्वारा किया जाता है। उसके शब्दावली को का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करती, इंटरप्रेट करती है जो संविधान के अंदर होता है। और साथ में ये हमारे संविधान के बेसिक वैल्यूज को भी बताता है। अब देखिए तो बारी बारी से हम इस प्रस्तावना के अलग अलग शब्दावली को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है क्या, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वी द पीपल, क्लियर, हम भारत के लोग, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे संविधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य यदि कहें तो हम भारत के लोग हैं। क्यों? क्योंकि संविधान किसके लिए है, भारत के लोगों के लिए है। होल एडिफाइस इज फॉर द पीपल मेड ऑफ वी नॉट द इंडिविजुअल, क्लियर। अब इसमें एक चीज समझें कि बात किसकी की जा रही है, वी की जा रही है। बात किसकी की जा रही है, वी की ना। वी कहने का ये मतलब है, समझिए, सामूहिक रूप से, ना कि किसी इंडिविजुअल को। यानी कि आप समझिए कि इससे मोटे तौर से ये समझिए, यदि सामूहिक हित और व्यक्तिगत हित में टकराव हो तो सामूहिक हित को जहाँ तक हो सके तरजीह, इम्पोर्टेंस या वरीयता दी जाएगी, क्लियर। तो पूरा का पूरा जो संविधान है उसमें वी द पीपल की बात की जा रही है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है। It inscribes to recognize and respect India's political sovereign, ठीक है। और ये साथ में ये भी बताता है कि भारत का जो राजनीतिक रूप से संप्रभु है, मतलब संप्रभुता को तो हम समझेंगे और भी विस्तार से, लेकिन मोटे तौर से ये समझिए कि कोई व्यक्ति या संस्था या देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को सक्षम हो तो वो संप्रभु कहलाता है। मोटे तौर से समझिए। इस जगह पे आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है भारत में, तो हम भारत के लोग, यानी कि जो सारी शक्ति निहित है वो हम भारत के लोगों में है और वहीं से संविधान को भी शक्ति मिल रही है। सो नेक्स्ट दिया गया, हाईएस्ट रैंक ऑफ द पर्सन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इज टू बी इट्स सिटीजन। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में देखें तो सबसे उच्च स्थान या सर्वोपरि स्थान किसको दिया गया है, लोगों को दिया गया है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड दैट द टेस्ट ऑफ द गवर्नेंस इज टू बी मेजर्ड बाय द पीपल्स वेलबींग। अब देखिए इसमें इस पॉइंट में आप ये समझिए कि
संविधान का स्रोत कौन है? संविधान का स्रोत कौन होता है? वी द पीपल, हम भारत के लोग, ध्यान देना। उसके बाद जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस की यदि बात की जाए, यानी जो शासन चलाया जाता है, उस शासन को यदि जांचा परखा जाए तो वो जांचने परखने का मापदंड क्या होता है कि लोग कितना उस लोकतंत्र से फायदे में रहे, कितना उनके लिए अच्छाई हुई है। क्लियर? तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, दूसरा जो है हम समझने की कोशिश करें वो क्या है? डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के बारे में जो सबसे पुरानी और प्रचलित जो परिभाषा है, और वैसे तो इसमें भी थोड़े से लूप होल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त परिभाषा है इसकी, वो क्या दी गई है? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा। और उसमें कहा गया कि ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, वी द पीपल, ठीक है, ध्यान देना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और बारी बारी से इस तीन चीज़ को समझते हैं। जब बात किसकी होती है? ऑफ द पीपल, मतलब जनता का शासन। किसका शासन? तो जनता का शासन, ध्यान देना, किसका? जनता का शासन। तो जनता का शासन जब आप कहते हैं तो होता क्या है कि रूल बाय डाइवर्स पीपल, यानी कि अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा क्या किया जाए? शासन किया जाए। यानी कि बात ये ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, किसी एक पर्टिकुलर क्रीड, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग शासन करें, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कहाँ पर? संसद के अंदर। जैसे महिलाओं को आरक्षण देने की जो मतलब बिल है, ठीक है, तो उसमें यदि देखें तो महिलाओं का जो एक रिप्रेजेंटेशन है संसद के अंदर, वो प्रॉपर नहीं है, और उसके द्वारा ये दिया जाने की कोशिश की जा रही है, दी जाने की कोशिश की जा रही है। तो ऑफ द पीपल, ठीक है, जनता का शासन हो, यानी कि सभी तरह के लोग, किसी एक पर्टिकुलर तरह के लोग नहीं। फिर कहा जा रहा है कि जनता के द्वारा। तो अब जब जनता आप कहते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एडल्ट नहीं आते हैं, उसमें माइनर भी आते हैं। अब यहीं पे थोड़ी सी लूप होल्स है इस परिभाषा में कि देखिए, अब जहाँ तक एडल्ट का सवाल है, किसी देश में 18 वर्ष में लोगों को वयस्क मान लिया जाता है, किसी देश में 21 वर्ष, हमारे देश में पहले 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष कर दी गई, मतलब वोटिंग देने के अधिकार की बात की जाए। और वोटिंग के थ्रू ही लोकतंत्र में क्या हो सकता है? एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या प्रतिनिधित्व की जा सकती है। तो अब ये लूप होल्स है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडल्ट है। मान लीजिए कि जो 17 साल का है कोई जो बालक है या बालिका है, तो ऐसा नहीं कि उसके कुछ अपने राजनीतिक क्या होंगे, राय नहीं होंगे, लेकिन उन राजनीतिक राय का क्या कोई रिप्रेजेंटेशन है लोकतंत्र के अंदर? नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो माइनर है। और ये माइनर और मेजर या वयस्क या जो माइनर है, इस चीज़ की यदि बात की जाए तो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। मतलब सरकार के ऊपर सरकार ये निर्णय लेती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। नो ऑब्जेक्टिव बेस फॉर द एज एंड इट इंक्रीजेज विद द टाइम एंड प्लेसेस। क्लियर? तो कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है कि भाई एक मापदंड है उसके हिसाब से एडल्ट इतने वर्ष पे हो जाएगी, या यूनिवर्सल, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक सरकार या देखिए तो अपने अपने हिसाब से एडल्ट होने की सीमा तय करती है, उम्र तय करती है। और जो तीसरा हिस्सा है इसमें जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो क्या है कि फॉर द पीपल, यानी कि जनता के लिए। यानी कि लोकतंत्र क्या होगा? जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। अंत में जनता का हित हो सके, जनता का जो फायदा है वो हो सके, इसके लिए लोकतंत्र कार्य करेगी। अब देखिए,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो निरंकुश शासक होते हैं, ठीक है, तो निरंकुश शासक क्या करते हैं, अपने आप को, यानी कि जो तानाशाही वाले जो शासक होते हैं, अपने आप को क्या दिखलाते हैं कि हम जनता के द्वारा चुने गए। जैसे आप कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी की बात कर लें, लीबिया की, किसी ज़माने में सद्दाम हुसैन की बात कर लें, इराक़ से जो हुआ करते थे राष्ट्रपति वहाँ के। अब पाकिस्तान ही चले जाएं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ ये राष्ट्रपति थे, जनता के द्वारा चुन के आते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ करती थी उस समय? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्लेम किया जाता है, ये दावा किया जाता है कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन ये अंडर प्रेशर कार्य करता है। मतलब स्टेट मैनेज्ड चीज़ें होती है, बहुत बार इलेक्शन होती है और जनता के पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं कि वो क्या करें, जिसको चाहें वो उसको वोट दें। अब देखिए कि इस जगह पे यदि देखें तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा फिर से फेल होती हुई दिखती है, विफल होती दिखती है। इसलिए भी दिखती है कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक संरचना नहीं है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, बट उसमें बात ये होनी चाहिए कि जनता की कितनी भागीदारी है। जो सरकार कोई निर्णय लेती है, तो यदि सरकार जनता के भागीदारी के द्वारा निर्णय लेती है और जनता के लिए निर्णय लेती है, जनता के हित में निर्णय लेती है, तब तो उसको स्वतंत्र, निष्पक्ष और सही मायने में लोकतंत्र कहा जा सकता है, अन्यथा उसको आप लोकतंत्र नहीं कह सकते। अब देखिए कि लोकतंत्र तो कम्युनिस्ट जो राष्ट्र है, जैसे कि आप चीन की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, वो भी अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन समझिए थोड़ा सा यहाँ पर है क्या, एक तरफ जनतंत्र, दूसरा क्या होता है लोकतंत्र, और तीसरा क्या होता है गणतंत्र। जनतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र, इन तीन के बीच में आपको फर्क समझने की जरूरत है कि फर्क क्या है। सबसे पहले हम बात जनतंत्र और लोकतंत्र की कर लेते हैं, ध्यान देना। और यहाँ पर ये समझिए कि जब जनतंत्र की बात होती है तो यानी कि जिसको हम और आप क्या करते हैं, बहुत दफ़े इनवेरेबली जनतंत्र और लोकतंत्र दोनों को एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा फ़र्क होता है। इस कंसेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जनतंत्र जब आप कहते हैं तो इसमें क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, और सिर्फ एक आइडियोलॉजी या विचारधारा होती है, एक ही पोस्ट होता है, एक ही कैंडिडेट होता है, और वोटिंग करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ध्यान देना। तो समझिए कि वन पार्टी सिस्टम है। अब आप सोचिए कि चीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, पार्टी है, और वो पार्टी है कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यदि बात की जाए। और जो इलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि कैंडिडेट भी एक ही होता है। तो अब आप सोचेंगे आखिर पार्टी भी एक है, कैंडिडेट भी एक ही है, तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का क्या मतलब है। इससे अच्छा तो इलेक्शन ना हो, सीधे तौर से पार्टी के प्रेसिडेंट को ही क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति कर दिया जाए। जैसा कि आप चीन के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनको ताउम्र के लिए क्या बना दिया गया, चीन का राष्ट्रपति बना दिया गया। अब देखिए, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अब आप ये समझिए कि क्या ये लोकतंत्र है सही मायने में, ठीक है, ये जनतंत्र है, समझना, जनतंत्र है। अब देखिए कि होता क्या है इसके अंदर कि आखिर एक पार्टी के अंदर एक ही कैंडिडेट क्यों होता है और फिर क्यों चुनाव करवाई जाती है। तो समझिए कि ये एक ही कैंडिडेट जो उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव के अंदर, यदि जनता ने उसको स्वीकार कर लिया और उसको जिता दिया तो इसका ये मतलब है, ध्यान देना, उसको यदि बहुमत दिया तो इसका ये मतलब है कि जनता उसको इस रूप में स्वीकार करती है कि वो उम्मीदवार क्या करता है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसमें उसका विश्वास है, ठीक है। इस चीज़ को जनता स्वीकार करती है, तब जाके उसको क्या देती है, वोट देती है। क्लियर है।
एक ही आइडियोलॉजी होगी, दूसरी आइडियोलॉजी या दूसरी विचारधारा की कोई जगह नहीं होती है। और यहाँ पर वोट कास्ट करना क्या होता है, बिल्कुल मैंडेटरी है, बाध्यकारी। अब आप चीन में चले जाइए, देखिए वहाँ पर आप क्या पाएंगे कि 98% वोटिंग हो रही है, 99% वोटिंग हो रही है, ध्यान देना। लेकिन वृद्ध और बीमार को छोड़ के सभी को वोट करना ही करना है। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में देखिए तो वोट करना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आपका कर्तव्य ये है कि आप जब लोकतंत्र में भागीदार होना चाहते हैं तो अपना वोटिंग करें। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जनतंत्र क्या है, ठीक है। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की बात की जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ध्यान देना। बहुदलीय एक प्रणाली होती है जिसमें जैसे भारत में देखें तो बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, AIDMK, क्लियर, सपा, बसपा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय भी पार्टी है, ठीक है, और साथ में जो राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टियां हैं। तो बहुदलीय प्रणाली होगी और जो भी लोकतंत्र में बहुमत लाएगा उसकी सरकार बनती है। उसके बाद मल्टीपल आइडियोलॉजी होती है। जैसे एक तरफ बीजेपी की बात करें, उदाहरण के लिए समझें, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो बीजेपी जो दक्षिणपंथी पार्टी जिसको माना जाता है, उनका ये मानना होता है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, मोटे तौर से ये समझिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्ति बाद में आता। लेकिन जब आप दूसरे इसके ठीक उलट कम्युनिस्ट पार्टी की यदि बात करें तो उनका ये मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की जो उन्नति है वो पहले है और राष्ट्र बाद में है। और इस कारण से जो एक तरीके की वैचारिक लड़ाई होती है, आपने देखा भी होगा कम्युनिस्ट और बीजेपी के बीच में। तो हमारे देश में क्या मिलेगा, मल्टीपल आइडियोलॉजी मिलेगा। इसके अलावा देखें कि वन पोस्ट मेनी कैंडिडेट, अब राष्ट्रपति के चुनाव में हो या किसी भी तरह के चुनाव में देखें तो यहाँ तक कि निगम पार्षद के चुनाव में, पंचायत के अंदर मुखिया के चुनाव में भी आप देखोगे कि पोस्ट तो एक ही है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जनतंत्र या कम्युनिज्म के अंदर यदि बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, पोस्ट भी एक ही होगा और उम्मीदवार भी एक ही होंगे। अब देखो कि भारत के अंदर जो वोट कास्ट करना जो है वो क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि लोगों के ऊपर है कि वो वोटिंग करे या ना करे, ध्यान देना। हाँ, ये अपेक्षा जरूर की जाती है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोग अपना वोट जरूर कास्ट करें। अब देखिए, अब इस चीज को समझें कि तीसरा जो आपको ये समझना है कि बात किसकी की जा रही है, तो बात रिपब्लिक की जा रही है। किसकी की जा रही है, रिपब्लिक की। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। अच्छा, गणतंत्र में क्या होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो क्या होंगे, चुने हुए होंगे, इलेक्टेड होंगे। जैसे भारत में आप देखिए तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, चुने होते हैं। ये अलग मुद्दा है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है चुने जाने की, जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा और चर्चा करूंगा तो उस समय हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। और इन सबों को हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, और हमारे आपके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। बहरहाल ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के प्रथम नागरिक भी माने जाते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड भी माने जाते हैं, होते हैं, तो वो चुन के आते हैं। तो जहां भी राष्ट्रपति चुन के आए वो क्या कहलाएगा, रिपब्लिक कहलाएगा। अब देखो चीन के अंदर साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति फ्लिमजी ही सही, ठीक है,
ऑथेंटिक ना ही हो लेकिन फिर भी चुन के तो आते हैं, ठीक है। तो इस कारण से रिपब्लिक ऑफ चाइना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वहाँ की जो महारानी है या राजा है, क्राउन जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो क्राउन जो होता वो चुन के नहीं आता, वो हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत होता है। यानी कि जो व्यक्ति होगा उसका जो वारिस हो वो आगे क्या बन जाएगा, उधर का क्राउन बनेगा, और तो वहाँ इलेक्टेड होते नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, यानी कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। तो ये फर्क है, इन बारीकियों को आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, तो पहली बात क्या हो गई, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो चुने होंगे। अब 17वीं शताब्दी में देखें तो देखिए 17वीं शताब्दी में नॉन डिस्प्यूटिक रूल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा, 17वीं शताब्दी में यदि कोई तानाशाही वाली सरकार नहीं होती थी तो उसको क्या माना जाता था, लोकतंत्र माना जाता था, ठीक है। और एक तरह की एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो या कोई एक्सेसरी गवर्नमेंट हो, यानी कि वैधानिक कोई तंत्र हो, ठीक है, लोकतंत्र हो या फिर राजतंत्र ही क्यों ना हो, यदि वो तानाशाह नहीं है तो उसको लोकतंत्र माना जाता था। लेकिन सत्ता या जो शक्ति जो होती थी वो राजा के हाथ में निहित होती थी। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोप में, ठीक है, क्या हुआ, एक तरीके का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। वो किसके खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ एक तरह का क्या शुरू हो गया, ठीक है, रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। और पहला रिवॉल्यूशन जो आप देखिए मोटे तौर से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद किंग और क्वीन के खिलाफ ये पूरी की पूरी जो लड़ाई चल रही थी। और इसके बाद क्या होता है, व्यवस्था में परिवर्तन होता है, क्लियर, व्यवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और उत्तरोत्तर क्या हुआ, अंत में लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए, इंडिया और चाइना, चाइना वैसे क्या है यहाँ पर कम्युनिज्म है, ध्यान देना, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन इसमें क्या है, साथ में ये रिपब्लिक भी है, क्योंकि यहाँ भी चुन के आते हैं, इंडिया में भी, यूएस में भी, चाइना में भी। लेकिन यहाँ पर जो रिपब्लिक है वो कम्युनिज्म वाला है, ध्यान देना। और यहाँ पर आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है यूएसए के अंदर, और इंडिया के अंदर क्या है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी होती है। हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल आप एक चीज़ और समझिए साथ में, जस्ट ए मिनट, देखें तो इस चीज़ में आपको समझने की ज़रूरत है। इन यूके डेमोक्रेसी की यदि बात की जाए वो तो है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। ये क्या नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। इज इट ओके? तो ये आज के लिए था। मैं अगले क्लास में आपको ये बताऊंगा, प्रियम्बल के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि लोकतंत्र और इसमें ये पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बीच में क्या फ़र्क है। इंग्लिश का शब्द तो सेकुलर ही रहा, लेकिन हिंदी में दो शब्द हैं। लेकिन हमारे संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्ष नहीं क्या अपनाया, पंथ निरपेक्ष अपनाया। तो इसके बीच में क्या बड़ा फ़र्क आता है, ठीक है। समाजवाद क्या होती है, किस किस तरह की समाजवाद होती है, फेबियन सोशलिज्म क्या है, ठीक है, मार्क्सियन सोशलिज्म क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। टेक केयर, बाय बाय।